हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो? सब मस्त, शानदार, ज़बरदस्त। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त मज़े में होंगे। तो आज से अपना लेक्चर कंटिन्यू स्टार्ट हो चुका है। वो बीच में एक बार चेक करने के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के डाला था। अब कंटिन्यू रोज़ अपना वीडियो आएगा। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा चल रहा था चैप्टर भाई मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे। तो जो चीज़ें पढ़ चुके थे उसी से थोड़ा सा आगे अब कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने एनर्जी के कुछ फार्मूले पढ़े थे। और अगर याद हो आपको तो एनर्जी की जो प्रेशर, दाब का हमने फार्मूला पढ़ा था। अब हम लोग जो अगला पढ़ने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन में, वो है ऊर्जा। वो क्या है बेटा? ऊर्जा। तो अगर ऊर्जा की बात करें, इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। तो जो ऊर्जा है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ई से। तो जो अपने पास ऊर्जा है इसकी बात कर रहे हैं। तो ऊर्जा के देखो बहुत सारे यूनिट हैं, क्या क्या हैं वो हम सब लोग डिस्कस करते हैं। तो ये ऊर्जा का जो यूनिट है वो क्या क्या है? पहला, एक कैलोरी। एक कैलोरी, शॉर्ट में इसको लिखते हैं बेटा CAL। एक कैलोरी इक्वल होता है 4.2 जूल। शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम लोग J। ठीक है। तो एक कैलोरी इक्वल कितना होता है? 4.2 जूल। और एक जूल इक्वल होता है 1/4.2 कैलोरी। या इसी को सॉल्व करोगे तो आता है 0.24 कैलोरी। तो पहला क्या? एक जूल इक्वल टू 1/4.2, इसको ही सॉल्व करते हैं तो ये आता है। तो आप लोग तो डायरेक्ट यही याद रखो कि ये कैसे आता है, वो मत करो क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया है तो यही आता है। तीसरा जो हम लोग यूनिट देखेंगे वो है एक लीटर एटीएम। क्या बेटा? लीटर एटीएम। तो एक लीटर एटीएम इक्वल होता है 101.3 जूल। क्या? 101.3 जूल। लेकिन कैलकुलेशन में कभी कभी हम लोग सीधे 101 ले लेते हैं। अगला क्या है अपने पास? अगला है अपने पास एक जूल इक्वल 10 की पावर 7 अर्ग। क्या? 1 जूल इक्वल 10 की पावर 7 अर्ग। और लास्ट सबसे आखिरी जो एनर्जी की यूनिट है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई को छोटा लिखते हैं और भी को बड़ा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। क्या? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो ऊर्जा के बेसिकली कितने यूनिट हैं? 5। कौन कौन? एक तो कैलोरी, दूसरा जूल, तीसरा लीटर एटीएम, चौथा अर्ग और पांचवा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अपने पास एनर्जी के 5 क्या हो गए बेटा? यूनिट। क्या हो गए? एनर्जी के ये 5 अपने पास यूनिट हो गए। अब उसके बाद अगर हम लोग और चीज़ों को डिस्कस करें तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया था और बहुत बार आया है। तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या आया था और कैसे आया था। तो उस क्वेश्चन को अगर हम लोग डिस्कस करें तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अपने पास आया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि ये जो एनर्जी के, ऊर्जा के 5 मात्रक हैं, क्या क्या? कैलोरी, जूल, लीटर एटीएम, अर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन मात्रकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। किसमें? बढ़ते क्रम में। क्या क्या क्वेश्चन था? एक कैलोरी, कॉमा, एक जूल, कॉमा, एक अर्ग, कॉमा, एक लीटर एटीएम और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखिए। ये आया था क्वेश्चन। ठीक है। तो अपने पास देखोगे तो ऊर्जा के ये 5 यूनिट हैं, इनको एक बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो देखो, एक कैलोरी इक्वल क्या होता है? 4.2 जूल। और एक लीटर एटीएम बराबर क्या होता है? 101.3 जूल। तो देख रहे हो ऊर्जा की सबसे लार्ज यूनिट क्या है? एक लीटर एटीएम है। तो हमको बढ़ते क्रम में चाहिए।
तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है बेटा, लीटर एटीएम इधर पे पहले होना चाहिए। तो सबसे बड़ी ऊर्जा की मात्रक क्या है, 1 लीटर एटीएम। फिर उसके बाद 1 कैलोरी बराबर कितना है, 4.2 जूल। तो उसके बाद सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी, 1 कैलोरी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि अब यहाँ पर जूल देखोगे तो 1 जूल बराबर इतना है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल। तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर अगली जो यूनिट आएगी वो आएगी 1 जूल। फिर उसके बाद क्या आएगा, 1 अर्ग। क्यों, क्योंकि 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग है। तो 1 जूल के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अर्ग। तो 1 अर्ग और सबसे लास्ट में क्या लिख देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, सीक्वेंस। अपने पास ये क्या आ जाएगा बेटा, सीक्वेंस। तो ऊर्जा का बढ़ता क्रम चाहिए तो सबसे बड़ी यूनिट क्या है, 1 लीटर। फिर लीटर एटीएम, 1 कैलोरी, उसके बाद 1 जूल, उसके बाद 1 अर्ग और सबसे लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो सबसे बड़ी ऊर्जा की सबसे बड़ी मात्रक, सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, 1 लीटर एटीएम। ये सबसे बड़ा मात्रक है ऊर्जा का, सबसे बड़ा मात्रक ऊर्जा का। सबसे छोटा मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये छोटा मात्रक है, ये क्या है बेटा, ऊर्जा का छोटा मात्रक। तो ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सबसे बड़ा मात्रक क्या है, 1 लीटर एटीएम। क्या ये बात सभी को क्लियर है। तो अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 कैलोरी को जूल में बदलना है। क्या, अगला क्वेश्चन है 2 कैलोरी को जूल में बदलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 2 कैलोरी को जूल में बदलिए, ये क्वेश्चन है अपना। तो 2 कैलोरी को जूल में बदलिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 कैलोरी इक्वल कितना होता है, 4.2 जूल। तो 2 कैलोरी बराबर क्या होगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 × 4.2 जूल। तो आ जाएगा 2, 2 का 2 से 4, 2 का 4 से 8, तो 8.4 जूल। ये आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलिए। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलिए। तो सिंपल सा हमने क्या बोला था आपको याद रखना है कौन किसके बराबर है। अगर बड़े से छोटे में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे और छोटे से बड़े में जाएंगे तो भाग देंगे। तो जूल क्या है, बड़ी यूनिट है भाई। अपने लिखा क्या, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इधर पे लिखा जूल, इससे इसमें जाना है। तो ये क्या है, ये है लार्ज यूनिट। ये क्या है, लार्ज यूनिट। ये क्या है, स्मॉल यूनिट। तो स्मॉल से कहाँ जा रहे हैं, लार्ज में। कहाँ जा रहे हैं, स्मॉल से लार्ज में। तो क्या करें, स्मॉल से लार्ज में जा रहे हैं तो याद करो स्मॉल से लार्ज जाने में हम लोग क्या करते थे, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे कितने से, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 × 10⁻⁻19 से। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आता है बेटा, 5 × 6.25 × 10⁻18। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, 5 का 25, 5 दूना 10 और 1 11 और 1 12, 5 छक्का 30, 30 और 1 31। 2 दशमलव के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव × 10⁻18। या इसी को चाहो तो ऐसे देखो लिख सकते हो, 3.125 × 10⁻19 जूल। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर ये भी है, आंसर ये भी है, आंसर ये भी है। वो पूछना चाहता है इसमें से कोई भी आप बता दोगे, आंसर ही है सब। तो ये अपन ने 2-3 क्वेश्चन देख लिए। अब अगला अगर बात करें तो अगली जो अपने पास यूनिट होती है वो होती है तापमान। ये सब बेटा अपने क्वेश्चन में आगे अभी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें यूज आएगा, इसलिए मैं ये बेसिक तुम्हें बता रहा हूँ। अगला आएगा अपना तापमान। तो तापमान को देखो, मेजर करने की तो यूनिट होती है 4,
तापमान जिसको टेम्परेचर बोलते हैं रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो तापमान को मापने की यूनिट 4 है, क्या क्या? नंबर पहला है केल्विन, केल्विन। दूसरा क्या है? दूसरा है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तीसरा क्या है? र्यूमर। और चौथा क्या है? फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। तो केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री सेल्सियस को आपको पता ही है ऐसे लिखते हैं, र्यूमर को आर से, फ़ारेनहाइट को एफ से। तो ये ताप मापने के 4 यूनिट है, क्या क्या? केल्विन, डिग्री सेल्सियस, र्यूमर, फ़ारेनहाइट। सबसे ज़्यादा जो हमसे पूछा जाएगा केल्विन और डिग्री का, तो हम लोग सभी का रिलेशन पढ़ लेते हैं। अगर आपसे केल्विन में दिया है, क्या कोई केल्विन में है और आपको चाहिए डिग्री सेल्सियस, देख लेते हैं। डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में ले आना है, तो क्या करोगे? 273.15 प्लस के कर दो केल्विन की वैल्यू, तो आपसे आ जाएगा क्या? डिग्री सेल्सियस, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं एक बार कर लूँ। 27 डिग्री को 273 से जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 300 केल्विन। तो सही है, यही सही था। केल्विन से, केल्विन चाहिए अपने को, डिग्री सेल्सियस दिया है तो केल्विन चाहिए तो ये मिल जाएगा, और अगर डिग्री सेल्सियस चाहिए तो इसको माइनस कर दो, किससे? के माइनस 273.15। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये एक्चुअल फार्मूला है, हम लोग इसको ना 273.15 को एग्जैक्ट 273 मान के क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ भी ये एग्जैक्ट में क्या होगा? 273 केल्विन। मतलब ऐसे समझो कि ये जो 0.15 है ना, इसको अवॉइड कर देते हैं। लेकिन कभी कभी अगर आपसे एग्जैक्ट पूछे तो ध्यान रखना, इसको आपको एग्जैक्ट कितना होता है? 273.15। लेकिन अगर एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है, अप्रॉक्स में, तो हम लोग ऐसा 273.15 को 273 ले सकते हैं। अगला डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या होता है? डिग्री सेल्सियस डिवाइड 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइड 9। ये है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फार्मूला। ये है केल्विन और डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने का फार्मूला। तो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल, हमें क्या चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करें बेटा? 273 डिग्री सेल्सियस को ऐड कर दो, कितना? 273। तो 273 ऐड कर दो 27 में, तो ये आ जाएगा कितना? 300 केल्विन। तो 27 का आंसर कितना होगा? 300 केल्विन। उसी तरह मान लो हमें दे दिया कितना? ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मान लो हमें उसने बोल दिया कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। तो 25 को केल्विन में ले आना है तो क्या करें? 25 में 273 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 298 केल्विन। ये हो जाएगा अपना आंसर। तो ये हो गया तापमान को मेजर करने की यूनिट, क्या क्या? एक तो ये और दूसरा ये। अगला अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फ़ारेनहाइट वाला। फ़ारेनहाइट वाला क्वेश्चन क्या? किस पैमाने पर, किस पैमाने पर डिग्री सेल्सियस व फ़ारेनहाइट का मान समान होगा? किस पैमाने पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होगा, ये क्वेश्चन है। तो हमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान चाहिए, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप पढ़ोगे तो ये बोला है कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान हो जाए। तो हमने मान लिया कि ये डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हैं। तो फार्मूले में यूज करते हैं क्या? फार्मूला अपने पास डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइड 9। तो हमने डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट मान लिया है, या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हटा करके एफ लिख दो, तो क्या आ जाएगा बेटा? एफ बाई 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइड 9।
अब इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 9f इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5f माइनस 32, तो 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 9f इक्वल टू 5f माइनस 5 दूना 10, 5 तेई 15 और 1 16, 160। अब 160 को उस साइड ले आए, 9f को इस साइड, तो 160 उस साइड जाएगा, माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस का 160 इक्वल 5f माइनस, क्योंकि 9 क्या है प्लस में तो आ जाएगा 9f, तो बचेगा कितना अपने पास बेटा 4f माइनस का, और इधर पे कितना बचेगा 160, तो 4 से इसको उड़ा दोगे तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -40। तो यानी कि वह ताप क्या होगा या वह वैल्यू क्या होगी -40। -40 पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों की वैल्यू क्या होती है, समान होती है। किस पर? -40 पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों की वैल्यू समान होती है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? चलिए भाई, अगर ये बात सभी को क्लियर है तो जल्दी से 5 सेकेंड में आप लोग स्क्रीनशॉट करें और हम लोग चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों की ओर। और आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर ये नहीं बनेगा तो आप चैप्टर के चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए सभी लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो भाई, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं और तुरंत अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट। अब अपने पास यूनिट कन्वर्जन से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, 2-3 बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, तो यूनिट कन्वर्जन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने तरीका तुम्हें बता दिया है कि अगर स्मॉल से लार्ज में जाओगे तो डिवाइड करोगे और लार्ज से स्मॉल में आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। किसका मल्टीप्लाई करना है, कितने का करना है, ये तुम्हें नेचुरल वैल्यू पता होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ते हैं। तो देखना आगे अब क्या है अपने पास। अब हम लोग आगे जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा कुछ तत्वों के परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। तो ये बेटा आपको याद करना है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप लोग। कुछ तत्वों के परमाणु भार, कुछ तत्वों के परमाणु भार। तो हमें 1 से 20 तक तो पूरा याद रखना ही है। क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाम तो पता है ना आप लोगों को, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और फिर उसके बाद इधर पर सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, सल्फर के बाद क्लोरीन, उसके बाद आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, इतना ये याद करना है। कुछ इंपॉर्टेंट और भी हैं, उनको भी याद करना है। करना क्या है बेटा, पहले तो एक चीज़ जान जाओ, क्या किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एक्स। एक्स क्या है, कोई एलिमेंट या तत्व है, तो इधर पे लिखा रहता है जेड एक्स ए, ये ए इधर भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जेड होता है इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं बेटा? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है सर? परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। और ये ए क्या होता है? ए होता है परमाणु भार, परमाणु भार। तो परमाणु भार निकालते कैसे हैं? परमाणु भार निकालते हैं हम लोग, प्रोटॉन की संख्या को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु भार कैसे निकालते हैं? तो परमाणु भार में न्यूट्रॉन और इसके परमाणु क्रमांक को ऐड कर दो, तो इसका फार्मूला होता है N+P, या P के जगह कहीं जगह लिखा रहता है न्यूट्रॉन प्लस जेड। तो न्यूट्रॉन और जेड, जेड है क्या? प्रोटॉन की संख्या, मतलब एक ही है। कहीं कहीं पर बुक में तुम्हें ऐसा भी मिलेगा, तो दिक्कत नहीं है। परमाणु भार कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या परमाणु क्रमांक को जोड़ दो। एक्स क्या है?
x एक कोई भी तत्व हो सकता है। तो ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक तो एक क्रम में है, ये 1 से 20 तक ये परमाणु क्रमांक के क्रम में है, लेकिन परमाणु भार क्या है बेटा, वो हमें रटना पड़ेगा, कम से कम कैल्शियम 20 तक के, और बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता दूंगा, ताकि तुम्हें क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। ये याद कर लोगे तो अभी बहुत सारे हम लोग चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या है भाई। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो नीचे लिखेंगे क्या होगा, क्रमांक। तो हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। उसके बाद सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। तो ये एक लाइन से है 20 तक। क्रमांक सभी लोग याद कर लेते हैं, क्रमांक में दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कहाँ होती है, भार में, कि सर परमाणु भार कैसे याद करें। मैं तरीका बताऊंगा, मैं हूँ, टेंशन मत लो तुम, बस तुम ध्यान से देखते रहो, बहुत ईजी है, याद कर लोगे, बस मेरे पे भरोसा रखो। तो देखो अब परमाणु भार की ओर चलते हैं। तो भार क्या है, हाइड्रोजन का भार 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 8, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20 और सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27 और सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। अब सुनो, ये भार तुम्हें याद रखना है, क्रमांक तो तुम याद कर ही लोगे, तत्वों के नाम आपको पता होने चाहिए 20 तक यार। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। क्लियर है। अब देखो भार याद कैसे करोगे, ये बताओ। सम विषम संख्या जानते हो, इवन और आड। सम विषम, इवन और आड, जैसे 2, ये क्या है, सम संख्या या इवन नंबर, सम या इवन नंबर। 5 क्या है, ये विषम संख्या या इसी को बोलते हैं ऑड नंबर। उसी तरह हमने 9 ले लिया, ये भी क्या है, विषम संख्या, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। उसी तरह हमने ले लिया 14, तो ये क्या है, सम संख्या, इसको क्या बोलते हैं, इवन। तो अगर तुम लोग सम विषम जानते हो तो ठीक है, मतलब सीधा जो 2 का मल्टीपल हो वो सब क्या होते हैं, सम, और जो 2 का मल्टीपल ना हो वो विषम। तो सम विषम सिंपल। तो जिसका परमाणु क्रमांक सम संख्या में है, क्या, जिसका परमाणु क्रमांक सम संख्या में होगा, इवन नंबर में, उसका भार डबल कर देना। क्या बोला मैं, फिर से सुनो, क्या बोला मैं, फिर से सुनो। जिसका परमाणु क्रमांक सम संख्या या इवन नंबर होगा उसको डबल कर देना। जैसे एग्जाम्पल देखो, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 2, तो 2 का डबल 4, बेरिलियम का 4 तो डबल 8, कार्बन का 6 तो डबल 12, ऑक्सीजन का 8 तो डबल कितना होगा, 16, नियॉन का 10 तो डबल क्या होगा, 20, मैग्नीशियम का 12 तो डबल क्या होगा, 24, सिलिकॉन का 14 तो डबल क्या होगा, 28, सल्फर का 16 तो डबल क्या होगा, 32। आर्गन एक अपना एक्सेप्शन आ गया, इसमें नहीं होता है, 18 का डबल 36 होना चाहिए लेकिन ये 40 होता है, फिर 20 का डबल 40, तो एक एक्सेप्शन आया। पहला क्या, पहला रूल फिर से सुने सभी लोग ध्यान से, क्या, सम संख्या का परमाणु क्रमांक डबल कर दो। क्या कर दो बेटा, सम संख्या का परमाणु क्रमांक तुम्हें डबल करना है। क्लियर है, सम संख्या का परमाणु क्रमांक डबल करना है। तो जैसे 2 का डबल 4, 4 का 8, 6 का 12, 8 का 16, 10 का 20, 12 का 24, 14 का 28, 16 का 32, 18, ये एक अपवाद है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, 20 का 40। अब विषम संख्या वालों का कैसे याद करोगे वो सुनो। विषम संख्या वालों का सिंपल सा क्या करना है, जो उनका परमाणु क्रमांक है उसका डबल करके एक और जोड़ देना। क्या, फिर से सुने, विषम संख्या वालों में क्या करोगे,
जो भी परमाणु क्रमांक है उसका दोगुना करो और एक एक्स्ट्रा और जोड़ दो। क्या, फिर से सुन लो, लास्ट बता रहा हूं, विषम वालों को डबल करो, दोगुना और एक एक्स्ट्रा जोड़ दो। दोगुना एक एक्स्ट्रा, सम वालों में दोगुना करना है, विषम वालों में दोगुना से एक अधिक, यानी एक और जोड़ देना है। जैसे अब आ जाओ, हाइड्रोजन का तो ठीक है, 1 है तो 1 ही, हाइड्रोजन का भार और क्रमांक दोनों सेम होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3, 3 क्या है, विषम संख्या, तो 3 का दुगुना क्या होगा, 6, एक उसमें और जोड़ दो तो क्या हो गया, ये 7। उसी तरह अगला देखना, बोरॉन का परमाणु क्रमांक है 5, 5 का दोगुना क्या होगा, 10, एक और जोड़ दो क्या हो गया, 11। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एक्सेप्शन है इसका, नाइट्रोजन भी एक एक्सेप्शन है, क्या है, तो विषम संख्या 7, लेकिन इसमें दुगुना होता है, अधिक नहीं होता, 7 का डबल सीधे होता है 14। उसके बाद फ्लोरीन का 9, 9 का डबल क्या होता है, 18, लेकिन एक अधिक कर दो क्या, 19। सोडियम का 11, 11 का दोगुना क्या होता है, 22, लेकिन एक अधिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 23। एल्यूमिनियम का 13, 13 का दोगुना क्या होता है, 26, 26 में एक अधिक कर दो क्या हो जाएगा, 27। फास्फोरस का 15, 15 का दोगुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 30, एक अधिक क्या हो जाएगा, 31। क्लोरीन, एक अपवाद और मिला, क्या, क्लोरीन, क्लोरीन का सभी से अलग है भाई, क्लोरीन का होता है 35.5, ये सबसे अलग है। जो मैंने रेड किया है ये अपवाद है, सम और विषम दोनों के लिए, ठीक। उसके बाद पोटेशियम, 19 का दुगुना कितना होता है, 38, एक कर दो हो जाएगा 39। तो 3 अपवाद हैं, कौन कौन, एक तो नाइट्रोजन में डबल से अधिक नहीं होता जबकि विषम संख्या है, 7 का सीधे 14 होता है। आर्गन में 18 दूना 36 होना चाहिए लेकिन होता है 40। क्लोरीन का कितना होता है, 17, 17 का डबल होता है 34, लेकिन इसका अलग ही आता है 35.5। तो ये 3 अपवाद हैं, बाकी सभी में सही है। हाइड्रोजन का सब एक होता है, परमाणु क्रमांक भी, परमाणु भार भी। तो याद अब कैसे करोगे, फिर से लास्ट आखिरी बार बता रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। क्या, सम संख्या वालों का परमाणु क्रमांक जो है उसका दोगुना कर दो तो परमाणु भार मिल जाएगा। विषम संख्या वालों का क्या करोगे, दोगुना करके एक अधिक कर देना। अपवाद याद रखना, एक तो नाइट्रोजन, इधर पे क्लोरीन, कौन कौन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये विषम वालों का अपवाद है, और सम वालों का आर्गन। इतना जैसे ही याद कर लोगे बेटा, फिर आपको कुछ महत्वपूर्ण और एलिमेंट है जिनका परमाणु भार याद करना होगा। जैसे जैसे बात करें क्रोमियम, तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24 और भार होता है 52। उसी तरह मैग्नीज परमाणु क्रमांक होता है बेटा 25 और भार होता है इसका 55। उसी तरह आयरन परमाणु क्रमांक होता है इसका 26 और भार होता है 56। उसी तरह कॉपर है, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29 और भार होता है 63.5। उसी तरह जिंक, जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30 और भार होता है 65.4। ये इतने इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट कौन कौन है, और तुमसे पूछ सकता है ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का भार कितना होता है, ब्रोमीन का भार होता है 80। अगला आयोडीन का 127। गोल्ड का तुमसे पूछ सकता है, गोल्ड का कितना होता है 197। प्लेटिनम का कितना होता है, प्लेटिनम का तो ऐसे नहीं पूछता है, एक सिल्वर का पूछता है Ag, सिल्वर का होता है 108। एक होता है बेरियम, बेरियम का होता है 137। इतना आपको याद रखना है, बाकी और जो भी आएंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो बता देंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में ही दिया रहता है ब्रैकेट में परमाणु भार। अगर उनका भी दिया है तो कोई बात नहीं है, नहीं दिया है तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। तो ये देखो सब क्या है, तत्व हैं, ये सब क्या है, तत्व। तो तत्व के भार को बोलते हैं परमाणु भार, और अणु या कंपाउंड यौगिक, क्या, तत्व के भार को बोलते हैं परमाणु भार, और अणु या यौगिक के भार को बोलते हैं अणु भार। क्या, अगला है अपने पास अणु भार। क्या, अणु भार, अणु भार को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं MW। तो अणु भार को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट,
हिंदी में अणु भार शॉर्ट में बोलते हैं MW, हम लोग आगे ऐसा ही शॉर्ट यूज करेंगे। और परमाणु भार को बोलते हैं एटॉमिक वेट। परमाणु भार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, और शॉर्ट में इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ATWT, एटॉमिक वेट। ठीक है, तो तत्व का भार परमाणु भार, अणु या यौगिक का भार अणु भार। कैसे करेंगे ये सुनना, कैसे निकालेंगे अणु भार। जैसे एग्जाम्पल देखना, बहुत ही इजी है बेटा, आपको ध्यान से देखना है। और 10 या 5 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, बाकी कम से कम 25-30 एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। याद नहीं होता है तो देख के करना, कोई दिक्कत नहीं है। 50-25 एग्जाम्पल करोगे याद हो ही जाएगा। हालांकि मैंने तरीका भी बता दिया है तुम्हें याद करने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब सुनना कैसे करेंगे वो देखना। हमें चाहिए H2O का अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट। तो H2O का अणु भार, H2O का, ये बताओ हाइड्रोजन का भार कितना होता है उधर से? 1। हाइड्रोजन का भार कितना? 1। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2, तो 2 से कर दिए मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16। तो अब इसको सॉल्व कर दो, 2 1 कम 2 और इधर 16, तो 2 और 16 कितना हो गया? 18। तो पानी का अणु भार H2O का कितना हो गया? 18 ग्राम, या AMU लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जैसे देखना, हमने लिया CO2, हमें CO2 का चाहिए, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। हमें CO2 का अणु भार चाहिए, CO2 का अणु भार। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। कार्बन का भार कितना? 12, प्लस ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन लिखे हैं देखो? 2, तो क्या कर दो, 2 से गुणा, तो ये कितना आ जाएगा? 12 प्लस 32, तो आ जाएगा आंसर 44 ग्राम। वो भी सब ग्राम में ही होते हैं, ध्यान रखना। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया CH4, मेथेन। ये कौन है? मेथेन। तो मेथेन का हमें क्या चाहिए? अणु भार। तो अणु भार, कार्बन का भार कितना होता है बेटा? 12। हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 12 और 4 16। अगला देखना, जैसे हमने ले लिया H2SO4, हमें H2SO4 का अणु भार चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2, प्लस सल्फर का भार कितना होता है? 32, प्लस ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन हैं? तो 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2 प्लस 32 प्लस 64, इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 4 2 6 2 8 और 6 3 9, 98 ग्राम। ये आ जाएगा अणु भार H2SO4 का। अगला देखना, अगला एग्जाम्पल अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 5वां। हमें दे रखा है CO3-2। तो ध्यान रखना, जब ऐसा कोई आए -2 +1 -5 ऐसा कुछ भी आए, ये जो चार्ज है ऊपर -3 +3 ऐसा कुछ भी, इससे तुम्हें नहीं घबराना है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो ऊपर में चार्ज रहता है माइनस या प्लस, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अणु भार निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे ही करोगे जैसे करते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। या क्या लिखा है, इससे तुम्हें कुछ नहीं लेना देना। कार्बन का भार कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन है? 3। तो कार्बन का भार 12 और 16 का 3 से 16 या 48, 48 और 12 कितना आ जाएगा? 60। तो ये आ गया 60 ग्राम। ठीक है, तो चार्ज से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, डरना नहीं है। चार्ज कुछ भी दिक्कत नहीं करेगा, चार्ज से मतलब ही नहीं है। हमने 5 एग्जाम्पल बता दिए। अब कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आपको करना है। ठीक है, और कल उसके आंसर को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्या था? पहला क्वेश्चन आपको जो जो करना है वो क्या? अगला आपको करना है H3PO4 का अणु भार निकालना है। दूसरा आपको नाइट्रिक एसिड HNO3 का निकालना है। तीसरा आपको अमोनियम आयन का निकालना है। चौथा आपको अमोनिया का निकालना है। पांचवा आपको यूरिया का निकालना है। यूरिया का सूत्र लिख देते हैं,
यूरिया का सूत्र NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अगला छठवा, आपको H2SO3 का निकालना है। अगला आपको H3PO3 का निकालना है। अगला आपको NaCl का निकालना है। अगला आपको H2O2 का निकालना है। अगला आपको AgCl का निकालना है। और क्वेश्चन दे देते हैं, ये प्रैक्टिस कर लोगे बेटा तो आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे अभी आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, अगला आपको निकालना है AgNO3 का। अगला आपको निकालना है K2Cr2O7 का। अगला आपको निकालना है KMnO4 का। अगला आपको निकालना है CuSO4.5H2O का। अगला आपको निकालना है KCl का। अगला आपको निकालना है Na2H2O3 का। अगला आपको निकालना है FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। याद रखना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट, या इसी का दूसरा नाम है मोहर लवण, या इसी का दूसरा नाम है मोहर लवण। अगला आपको निकालना है KCl MgCl2.6H2O। इसका नाम है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। अगला आपको निकालना है Al2O3 का। अगला आपको निकालना है Mg3N2 का। 20 मेरे ख्याल से लगता है आपको बहुत हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर लगेगा आपको तो बताना, मैं और दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सभी बच्चे से बनना चाहिए। मैंने 5 एग्जाम्पल आपको बताए हैं, 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखा है और उम्मीद करेंगे कि सभी बच्चे से बनना चाहिए। और ये जैसे ही हो जाता है हम लोग आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि क्या और अभी पढ़ने वाले हैं। तो आगे अब हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या अपना बचा है। तो अब हम लोग जो भी बेसिक चीज़ें थी वो अपनी हो चुकी हैं। अब हम लोग मेन जो है, ये तो चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बेसिक था भाई, ये चैप्टर के लिए बेसिक था। अब हम लोग मेन रूप से चैप्टर में जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या मोल कॉन्सेप्ट, या मोल की अवधारणा। तो वो हम लोग अब मेन चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ये पूरा बेसिक चीज़ें थी जो आपको आगे बहुत उपयोग में आएंगी। तो चलो भाई, ये अगर आप लोग कर लिए तो जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लें और मैं आगे चलता हूँ, इसको रफ करूँगा। 1 2 3 4 5। चलो भाई, मैं इसको रफ करता और आगे अब देखते हैं आगे अब हमें क्या पढ़ना है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर आगे देखते हैं कि अपने को आगे क्या पढ़ना है। तो ये चैप्टर का बेसिक चीज़ है जो आपको आगे बहुत काम में आएगा। ठीक है भाई, चलो जल्दी से आगे अब देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है।
चलो भाई, ये हो गया अपना ख़त्म। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है मोल। क्या है? मोल। तो अब हम लोग जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो अपना है मोल, यानी कि चैप्टर का नाम ही है मोल कॉन्सेप्ट या मोल की अवधारणा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल। क्या होता है मोल? मोल के बारे में पढ़ेंगे। तो मोल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलो देखते हैं मोल में क्या क्या है। तो पहली बात, क्या मोल शब्द किसने दिया था? वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने। एक वैज्ञानिक था ओस्टवाल्ड, उसने दिया था मोल शब्द। तो मोल शब्द किसने दिया था? वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने। मोल का मतलब क्या है? मोल का मतलब होता है ढेर। ढेर मतलब जैसे गिट्टी है उसका ढेर, जैसे बालू है उसका ढेर। तो किसी भी चीज़ का एक जगह पर इकट्ठा कर देना, ढेर। तो मोल का मतलब होता है ढेर। मोल की ज़रूरत क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? तो देखो, हम लोग जैसे फिजिक्स में किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, मापते हैं, तो उनकी कुछ तो इकाई होती है। जैसे लंबाई को नापते हैं तो मीटर में, किसी पदार्थ को नापते हैं कितना वजन है तो किलोग्राम में, किसी की हाइट को नापते हैं कितने फीट का है। तो उसी तरह केमिस्ट्री में मापने के लिए एक यूनिट आई थी, क्या? मोल। तो मोल जो है पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने की एसआई पद्धति है। ये क्या है? मोल की मात्रा को हम लोग एसआई पद्धति में कंसीडर करते हैं, और ये पदार्थ की मात्रा, क्या? पदार्थ की मात्रा को कंसीडर करने के लिए है। क्या है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हैं और समझते जाते हैं। क्या? मोल शब्द, पहला पॉइंट, मोल शब्द। मोल शब्द वैज्ञानिक, मोल शब्द वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड, वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने दिया था। मोल शब्द वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने दिया था। दूसरा टर्म, मोल का मतलब क्या है? मोल, मोल का मतलब या अर्थ बोल दो। मोल का अर्थ होता है ढेर। मोल का मतलब क्या होता है बेटा? ढेर। मतलब किसी चीज का एक ढेर हो जाना, जैसे बालू का ढेर है, गिट्टी का ढेर है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा, मोल जो है, मोल पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा व्यक्त करने की, पदार्थ की मात्रा व्यक्त करने की एसआई पद्धति है। एसआई पद्धति है। और चौथा पॉइंट, मोल को स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। मोल को स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। ये हो गया 4 बातें। तो अब ये तो मोल के बारे में हो गया। मोल क्या है ये समझाओ सर। ये तो ठीक है, मोल को ओस्टवाल्ड ने दिया था। मोल का मतलब होता है ढेर। मोल किसी पदार्थ की मात्रा को नापने की ऐसा ही पद्धति है। मोल को एन से, मोल है क्या, हम कैसे जानेंगे सर, वो हमें बताओ। तो अब सुनो, सिंपल सा बताना, सिंपल सा, बहुत इजी। ये बताओ, मेरे हाथ में ये क्या है? मार्कर। अरे बोलो भाई, ये क्या है? मार्कर। ये मार्कर का कुछ तो वजन होगा, कुछ वजन होगा। तो मान लेते हैं कि ये अपने हाथ में मार्कर है और इसका वजन है 5 ग्राम। कितना है? 5 ग्राम। अब इस मार्कर को हमने तोड़ना चालू किया, एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब टुकड़े टुकड़े किए तो इसके बहुत सारे टुकड़े बन गए और ढेर बन गया। तो इसके टुकड़े में कितने परमाणु हैं? भाई पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। भाई पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। परमाणुओं से तो मिलके क्या बनते हैं? परमाणुओं से मिलकर के तत्व बनते हैं, और तत्व से अणु और यौगिक। तो हमने क्या बोला, ये एक मार्कर है जिसका मास या वजन कितना है? 5 ग्राम। इसको हमने तोड़ना चालू किया, एकदम छोटे छोटे करते गए करते गए करते गए करते गए। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इसको और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं कर सकते, यानी कि
वो उसकी सबसे छोटी इकाई होगी जिसको हम लोग और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं कर सकते। उसी छोटे टुकड़े में जो उन सभी में सबसे छोटा टुकड़ा है उसको बोलते हैं परमाणु। तो अब सोचो उसके उतने छोटे टुकड़ों को आप देख कैसे पाओगे, जब वो नहीं देख सकते तो सोचो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन उसी परमाणु के तो अंदर है, उसको फिर कैसे देखोगे। तो हमने क्या बोला, ये 5 ग्राम है मार्कर, इसको हमने तोड़ते गए, इसको छोटे छोटे करते गए। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम उसको और ज़्यादा छोटा या टुकड़ा नहीं कर सकते, तो उस टाइम पर जितने अणु होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं 1 मोल। मतलब ऐसे बोल सकते हैं 5 ग्राम मार्कर में जितने परमाणु होते हैं उसी को हम लोग 1 मोल बोलते हैं। कितने परमाणु होते हैं वो अभी हम लोग निकाल के देख लेंगे। तो हमने क्या बोला, या ऐसा बोल सकते हैं कि 10 लाख परमाणुओं से मिलकर के ये 5 ग्राम का मार्कर बना है। एग्जाम्पल के लिए सपोज माना, ठीक, क्या 10 लाख परमाणुओं से मिलकर ये मार्कर बना है। तो इस मार्कर को तोड़ेंगे, जब छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो 10 लाख परमाणु मिलेंगे, वजन तो 5 ग्राम ही रहेगा। तो अब सुनना, मोल की परिभाषा क्या बोलती है। मोल की परिभाषा क्या बोलती है, मोल की परिभाषा, मोल की परिभाषा क्या है वो समझना, फिर उसके बाद और अच्छे से तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर से एक बार एग्जाम्पल को मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। मोल की परिभाषा क्या है, कार्बन, कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक, समस्थानिक समभारी क्या होता है अभी आगे पढ़ लेंगे। कार्बन के समस्थानिक C12, C12 या इसी को ऐसे लिख सकते हो C612, जिसको अभी हम लोग पढ़े थे याद हो तो कार्बन के समस्थानिक C12 के 12 ग्राम में, 12 ग्राम में, ग्राम में जितने परमाणु, 12 ग्राम में जितने परमाणु, 12 ग्राम में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं, जितने परमाणु उपस्थित होते हैं, जितने परमाणु उपस्थित होते हैं उसे, जितने परमाणु उपस्थित होते हैं उसे 1 मोल कहते हैं, उसे 1 मोल कहते हैं, उसे 1 मोल कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। क्या क्या कार्बन के समस्थानिक C12 यानी कि ये वाला 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं उसे 1 मोल कहते हैं। तो हमने अब इसको दूसरे तरीके से समझना। हमने क्या बोला, ये एक मार्कर है जिसका वजन कितना है 5 ग्राम। इस 5 ग्राम मार्कर में जितने परमाणुओं से मिलके बना है इसी को 1 मोल बोलेंगे। तो हमने मान लिया कि 10 लाख परमाणुओं से बना है, जिसका मास कितना है, वजन कितना है, भार कितना है, 5 ग्राम। तो 5 ग्राम मार्कर में जितने परमाणुओं से मिलके बना है उसी को 1 मोल बोलेंगे। तो अब इस परिभाषा का हम लोग मैथमेटिक्स करें। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल जो होता है, 1 मोल बराबर होता है कितना, 6.022 गुणे 10 की घाते 23 परमाणु, 10 की घाते 23 परमाणु, या तुम लोग बोल सकते हो अणु, या तो परमाणु बोल दो या अणु बोल दो या आयन बोल दो, यानी कि इतने आयन से मिलकर के बना है। अब देखो ये 6.22 जो है इसको कभी कभी ऐसे भी ले लेता है, 6.2 की बजाय ले लेता है 6.10 की घाते 23, कभी कभी इसी को ले लेता है 6.023 गुणे 10 की घाते 23। तो हमें क्या लेना है तो एग्जैक्ट वैल्यू ये, लेकिन कभी ये भी ले सकते हैं, ये भी। कैसे पता चलेगा सर हमें क्या लेना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट 6 दूना 12 से कट जा रहा है तो हम 6 ले लेंगे, और अगर 6 दूना 12 से नहीं कट रहा है तो ये ले लेंगे। क्वेश्चन हमें बताएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा तुम्हें कि कब क्या लेना है। तो इन तीनों में से किसी को ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं, कितने, 6.022 गुणे 10 की घाते 23। इसी परमाणु, ये जो हमने लिखा है 6.2 की घाते 23, इसी को हम लोग बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। क्या बोलते हैं, आवोगाद्रो संख्या, इसी को बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या, नंबर ऑफ आवोगाद्रो। रिप्रेजेंट करते हैं इसको Na से, ध्यान रखना। सोडियम मत बना देना भाई, छोटा ए नहीं रहेगा, अगर ए छोटा हो गया तो ये सोडियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आवोगाद्रो संख्या, या इसी को बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं 1 मोल
बराबर कितना 12 ग्राम कार्बन परमाणु, 12 ग्राम कार्बन परमाणु, 12 ग्राम कार्बन परमाणु, एक मोल 12 ग्राम कार्बन परमाणु के इक्वल होता है, ये भी बोल सकते हैं। क्योंकि भाई ये किसके लिए आया है, 12 ग्राम के लिए ना, तो ये जो नंबर है इसका मतलब कि ये जो 5 ग्राम का मार्कर है इसमें कितने परमाणु हैं, इतने 6 गुणे 6.022 गुणे 10 की घात 23, यानी ये 5 ग्राम का मार्कर जिसको हमने मोल के लिए बताया क्या, इसको जब हम तोड़ेंगे तो इतने परमाणु मिलेंगे, कितने 6.022 गुणे 10 की घात 23 परमाणु मिले हैं। इसका मतलब कि 6.022 गुणे 10 की घात 23 परमाणु मिल करके इस 5 ग्राम मार्कर का निर्माण किए हैं, जिसको हमने क्या बोल दिया, एक मोल। तो 12 ग्राम कार्बन में जितने परमाणु होते हैं उसी को एक मोल बोलते हैं। तो 12 ग्राम कार्बन में कितने परमाणु होते हैं, इतने 6.022 गुणे 10 की घात 23। तो एक मोल 12 ग्राम के बराबर होता है, एक मोल इसके बराबर होता है। मोल के बजाय कई बार ऐसे लिख देता है बेटा, एक मोल बराबर Na अणु या परमाणु, Na परमाणु, Na की वैल्यू क्या है, Na परमाणु या अणु या आयन बोल देता है। तो Na की वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, Na की वैल्यू कितनी है, 6.023 या 022 गुणे 10 की घात 23 होता है। क्या ये बात सभी को क्लियर है, बोलो भाई। क्या मोल कॉन्सेप्ट में मोल क्या है ये बात सभी को क्लियर हुई। एक बार लास्ट फिर से सुनना, क्या ये 5 ग्राम का मार्कर है जिसको हमने तोड़ा तो हमें कितने परमाणु मिले, 6.022 गुणे 10 की घात 23, यानी 6.022 गुणे 10 की घात 23 परमाणु मिलकर के इस 5 ग्राम कार्बन का निर्माण किए हैं। तो आइडियली ये किसने माना है, कार्बन के आइसोटॉप 12, यानी कार्बन के समस्थानिक C12 को, यानी कि 12 ग्राम कार्बन में इतने परमाणु होते हैं, यानी इतने परमाणु मिलकर के इस 12 ग्राम कार्बन का निर्माण किए होंगे। तो एक मोल बराबर होगा 12 ग्राम कार्बन के, या ऐसा भी बोल सकते हैं, यानी कि एक मोल परमाणु भार के इक्वल होता है, चाहे वो हाइड्रोजन का परमाणु भार हो या वो ऑक्सीजन का परमाणु भार हो या वो नाइट्रोजन का परमाणु भार हो। जैसे तुम्हें बोल दे एक मोल नाइट्रोजन, या एक मोल बोल दे नाइट्रोजन, क्या बोल दे तुम्हें, एक मोल नाइट्रोजन। तो एक मोल नाइट्रोजन अगर तुम्हें बोल रहा है तो एक मोल नाइट्रोजन का मतलब क्या बोल दोगे, 14 ग्राम नाइट्रोजन। या तुम्हें बोलता है एक मोल ऑक्सीजन, तो एक मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या है, 16 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में एक मोल होता है। 16 ग्राम ऑक्सीजन बराबर एक मोल, 14 ग्राम और नाइट्रोजन बराबर एक मोल, यानी कि कार्बन के भार के बराबर एक मोल होता है। या इसी को परमाणु में भी तुम लोग बोल सकते हो। तो क्या ये बात सभी को क्लियर है, बोलो भाई। क्या ये बात सभी को क्लियर है, अरे बोलो, क्या ये बात सभी को क्लियर है। चलो तो अगला हम लोग पढ़ते हैं परमाणु भार इकाई, परमाणु भार इकाई, इसको बोलते हैं शॉर्ट में AMU। क्या AMU, पूरा नाम क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु भार इकाई। क्या, AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु भार इकाई, AMU परमाणु भार इकाई। तो अब देखना, अब हम लोग AMU की थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो इसके परिभाषा को मैं लिखता हूं, देखो इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन बोलता है कार्बन के समस्थानिक परमाणु भार इकाई की परिभाषा, कार्बन के समस्थानिक C12, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो 6C12। तो कार्बन के समस्थानिक C12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग, कितना, कार्बन के समस्थानिक C12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग
1/12वें भाग के भार को एक परमाणु भार या 1 AMU कहते हैं। 1 AMU, एक नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लिखते हैं। परमाणु भार को 1 AMU या 1 परमाणु भार इकाई कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। यानी कि जो 12 ग्राम कार्बन है, कार्बन का जो आइसोटॉप है C12, उसके एक परमाणु के 1/12वें भाग में जितने भार होते हैं उसको 1 AMU कहते हैं। और इसका मैथमेटिक्स अगर मैं करूं तो क्या बोलता है, 1 AMU बराबर क्या, 1/12वां भाग इसका, कार्बन के 12 ग्राम का, यानी कि C12 का परमाणु भार, C12 का परमाणु भार, यानी कि 1/12वां भाग किसका, C12 के परमाणु भार का 1/12वां भाग। C12 के परमाणु भार का 1/12वां भाग क्या कहलाता है, 1 AMU। तो अब देखना, मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 1/12, इस 12 ग्राम का परमाणु भार कितना होता है बेटा, इस 12 ग्राम का परमाणु भार होता है 12 ग्राम पर मोल। क्या होता है, 12 ग्राम पर मोल। क्यों सर, क्यों, ये देखो 12 ग्राम 1 मोल, तो 1 मोल बराबर 12 ग्राम, तो इसका इकाई क्या आ गया, ग्राम पर मोल। तो 12 ग्राम का परमाणु भार कितना होगा, 12 ग्राम पर मोल। तो देखो 12 से 12 कट जाएगा, ग्राम इधर पे बचा है, तो ग्राम और मोल बचा है, तो हम लोग इधर पे क्या लिखेंगे, 1 ग्राम पर मोल। मोल कुछ नहीं लिखा तो 1 मोल मान सकते हैं। और याद करो, ये देखो 1 मोल बराबर कितना है, इतने परमाणु। तो यहाँ से इसको हटा करके मोल का वैल्यू लिख देते हैं, 1 ग्राम बटे 1 मोल की वैल्यू कितनी है, 6.022 गुणे 10 की घाते 23। जब इसको सॉल्व करोगे, 1 के बटे में है, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आता है 1.67 गुणे 10 की घाते -24 ग्राम, यानी कि 1 AMU, क्या 1 AMU बराबर कितना होता है, 1.67 गुणे 10 की घाते -24 ग्राम, यानी कि ये प्रोटॉन के भार के बराबर होता है। या देखोगे तो ये किसकी वैल्यू है, 1 मोल 1 Na के बराबर होता है। ये देखो इधर लिखा है 1 मोल 1 Na के बराबर है। तो 1 AMU का अगला वैल्यू क्या होगा, 1 AMU इक्वल होता है कितना, 1/Na, कितना, 1/Na। और Na की वैल्यू कितनी है, 6.022 गुणे 10 क्या थे 23। ये वैल्यू रखोगे तो आंसर यही आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली दोनों ही वैल्यू एक साथ लिखते हैं, क्या, 1 AMU बराबर होता है कितना, 1 AMU बराबर होता है 1/Na, या ये बराबर होता है 1.67 गुणे 10 की घाते 27 के -24 के ग्राम में, ध्यान रखना। या ये बराबर होता है 1 U के। ये U क्या है सर, U को हम लोग बोलते हैं बेटा यूनिफाइड मास। U को क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। तो 1 AMU 1/Na के बराबर होता है, या 1.67 गुणे 10 के घाते -24 ग्राम। ध्यान रखना, अगर तुमसे केजी में पूछ ले तो ये, अगर केजी में पूछे तो -24 की बजाय क्या लिख दोगे, -27 kg, मतलब 1.67 तो रहेगा ही, -24 के बजाय -27 लिखोगे और ये आ जाएगा किसमें, केजी में। तो ये बात क्या सभी को क्लियर है, अरे बोलो भाई, क्या ये बात सभी को क्लियर है। चलो तो फिर आगे का हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, और क्या क्या हमें पढ़ना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या पढ़ना है हमें। तो आगे हम लोग देख रहे हैं, अब हमें जो पढ़ना है वो क्या है, तो आगे जो अपने को पढ़ना है वो देखते हैं अगला क्या है। तो ये तो AMU और ये सब हो गया। अगला अगर हम लोग देखें तो अगला हमें क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो पहले तो आप लोग इसे अगर लिखना चाहो तो लिख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 1 2 3 4 5
चलो क्लियर है भाई, स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लिए, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। ले लिए भाई सभी लोग स्क्रीनशॉट, चलो आगे की ओर चलते हैं। इसको मैं रफ करता हूँ और फिर आगे और क्या क्या है वो देखते हैं। ये कुछ चीज़ें याद रखना भाई, ये तो याद ही रखना, ये काम की चीज़ें हैं, आगे हम लोग इनका यूज करेंगे क्वेश्चन में। टेंशन नहीं लेना है तुम्हें, बहुत ही आराम से मस्त मज़े से पढ़ो, फिजिकल आराम से हो जाएगी, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। बस थोड़ा सा तुम्हें कैलकुलेशन मैथमेटिक्स करनी पड़ेंगी। तो मैथमेटिक्स जेई कर रहे हो तो भाई जेई नीट वालों को तो मैथ से दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मैथ भी नहीं है, नॉर्मल सा मैथ है, बस कैलकुलेशन आपसे करवाएगा, आप कैलकुलेशन कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला अपन लोग देखते हैं अगला क्या है। तो आगे का हम लोग चीज़ अब देखते हैं। जो अपना अगला है वो कुछ इम्पोर्टेंट बातें तो आप लोगों को ध्यान ही रखनी है कि क्या क्या है। चलो आगे का हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर आप लोग बोलो तो फिर हम लोग बाकी की बातें कल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट और चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं कि और क्या क्या होने वाली है। तो देखना आगे की जो हमारी चीज़ें हैं वो क्या क्या हो रही हैं उनको हम लोग देखते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर आगे की ओर चलते हैं। तो अब हमारे पास कुछ चीज़ें क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। देखो तो सबसे पहला क्या है, अपन लोग 4-5 कॉलम बना लेते हैं। इधर पे लिखते हैं परमाणु, या इसी को तत्व बोल सकते हो भाई, परमाणु बोल दो या तत्व बोल दो। इधर पे क्या है अपने पास, इधर पे है परमाणु भार। अगला क्या है इधर पे, ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GAM। इसका पूरा नाम इंग्लिश में क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब देता है तो दिक्कत हो जाती है। और अगला हम लोग देखने वाले हैं क्या, ग्राम ग्राम परमाणु भार तो है, परमाणु परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, और एक लिख लेते हैं हम लोग क्या, वास्तविक भार। इधर पे वास्तविक भार, वास्तविक भार। ठीक है, इनका मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछता है। तो तब तो हम लोग 4-5 एग्जाम्पल ले रहे हैं। मैं इधर पे लिख देता हूँ हाइड्रोजन, और इधर पे लिख देता हूँ नाइट्रोजन, इधर पर ऑक्सीजन और इधर पर सोडियम, ये तत्व हैं। ठीक है, परमाणु भार का मतलब क्या होता है बेटा, परमाणु भार का मतलब होता है एक परमाणु, परमाणु भार का मतलब क्या होता है, एक परमाणु का भार। परमाणु भार का मतलब क्या होता है, एक परमाणु का भार, लेकिन किसमें, AMU में, किसके में, AMU में। अगला ग्राम परमाणु भार, तो ग्राम परमाणु भार का मतलब क्या होता है, एक परमाणु या एक मोल परमाणु का भार, एक मोल परमाणु का भार। सिंपल सा, जहाँ पे आपको ग्राम दिख जाए उसका मतलब क्या समझोगे, मोल।
तो ग्राम का मतलब मोल लिख दो, बाकी सब वही रहेगा। तो ग्राम की जगह 1 मोल परमाणु भार मतलब परमाणु का भार, यानी कि 1 मोल परमाणु का भार। तो 1 मोल परमाणु का भार, लेकिन ये किस में लेना है आपको, ये सुनो, इसको लेना है तुम्हें ग्राम में। किस में लोगे, ग्राम में। और वास्तविक भार क्या होता है, वास्तविक भार होता है एक परमाणु का भार, वास्तविक भार होता है एक परमाणु का भार। वास्तविक भार क्या होता है, एक परमाणु का भार। लेकिन किसमें एक परमाणु का भार होता है, ये तुम्हारे पास AMU में, AMU में। अच्छा AMU दो बार हो गया क्या, AMU नहीं, AMU 2 बार नहीं, ग्राम में। इधर पे एक परमाणु का भार ग्राम में, ध्यान रखना। इधर पे परमाणु भार का मतलब क्या होता है, एक परमाणु का भार AMU में। ग्राम परमाणु भार जिसको GAM बोलते हैं, मतलब 1 मोल परमाणु का भार ग्राम में। और लास्ट में वास्तविक भार मतलब एक परमाणु का भार ग्राम में। अब समझते हैं, बहुत ही आसान है, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। हाइड्रोजन को थोड़ा इधर लिख देते हैं, ये लो। हमारे पास हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 AMU। कितना, 1 AMU। नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा, 14 AMU। मतलब जो भार है वही लिखना है। ऑक्सीजन का कितना, 16 AMU। बस AMU चिपका देना है, कुछ नहीं। सोडियम का कितना, 23 AMU। तो ये हो गया एक परमाणु का भार AMU में। क्लियर है बात सभी को, क्या जो इनका भार है वही होता है, AMU में लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। क्या ये बात सभी को क्लियर है, अरे बोलो भाई, क्या ये बात सभी को क्लियर है। अगर ये बात सभी को क्लियर है तो अगला हम लोग देखते हैं, क्या अगला हम लोग देखते हैं ये क्या बोलते हैं, 1 मोल परमाणु का भार। तो 1 मोल परमाणु का भार क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो लिखा है उसी को। 1 AMU बराबर क्या होता है, 1 AMU बराबर होता है 1/Na। अरे बोलो, अभी लिखे थे 1 AMU बराबर 1/Na होता है या नहीं, अरे बोलो 1 AMU बराबर 1/Na होता है। तो हमें चाहिए क्या, हाइड्रोजन का भार। तो ये अगर आपको पता है तो थोड़ा सा मैं इधर पे इसको ऊपर लिख देता हूँ। 1 AMU बराबर होता है 1/Na, ठीक है, ये लो। तो हमें इसका भार चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, 1 AMU में Na का गुणा कर दो। तो Na का जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पे लिख दोगे ग्राम। अब बोलोगे ये क्या बात हुई सर, ये ऐसे समझो, AMU की वैल्यू कितनी होती है, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। AMU की वैल्यू होती है कितनी, 1/Na। और इसका गुणा किससे कर रहे हो, Na से। तो Na से Na क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना तुम्हारे पास, 1। तो आ गया 1 ग्राम। यानी कि कुछ नहीं करना है, सिंपल, जो AMU है AMU को हटा करके ग्राम लिख दो, काम खत्म, समझे। तो जैसे 14 AMU है तो इसका कितना आ जाएगा, 14 ग्राम। ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि ऐसे होता है, डायरेक्ट तुम्हें लिखना है। 16 AMU मतलब 16 ग्राम, 23 AMU मतलब 23 ग्राम। तो मतलब जब कभी तुम्हें क्वेश्चन में, जब तुम्हें कभी भी क्वेश्चन में AMU में मास दिया हो तो तुम ग्राम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि AMU का Na से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। और 1 AMU 1/Na होता है, तो Na से Na कट जाएगा, मतलब जो AMU में लिखा है वही ग्राम में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं किसके पास, इसके पास, वास्तविक भार। तो वास्तविक भार में क्या करना है, AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 AMU, इसका भार कितना है, 1 AMU। तो 1 AMU का मल्टीप्लाई करो 1.67 इंटू 10 की घाते -24, तो आ जाएगा ये ग्राम में। अगला जैसे हमें नाइट्रोजन का चाहिए, तो 14 AMU है, 14 AMU का कितना मान आएगा, 14 इंटू 1.67 इंटू 10 की घाते -24 ग्राम। मतलब AMU की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, कितना, 1.7 से, 1.7 गुणे 10 की घाते -24 से। तो 16 AMU ऑक्सीजन का, तो कितना आएगा, 16 गुणे 1.67, 1.67 गुणे 10 की घाते -24 ग्राम। और नाइट्रोजन के लिए, सोडियम के लिए कितना, 23 AMU। तो 23 AMU मतलब 23 गुणे 1.67 इंटू 10 की घाते -24 ग्राम। ऐसे करना है, क्लियर है सभी को। और
ऐसे ही परमाणु के बजाय अणु के लिए करना है। जब अणु के लिए करोगे तो कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पर ग्राम परमाणु भार के बजाय क्या हो जाता है, ग्राम परमाणु भार, जहाँ पे GAM लिखे हैं ना, इसके स्थान पे होता है ग्राम अणु भार, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये अणु के लिए है, ये परमाणु के लिए है, और ये अणु के लिए, ये किसके लिए है, अणु के लिए। GMM का मतलब क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक की जगह क्या लिख दोगे, मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लो पूरा ही लिख देते हैं यार, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम लोग बोलते हैं GMM। चेंजेस कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे H2 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा तो 28 हो जाएगा, O2 हो जाएगा तो 32, और ये हो जाएगा तो ये। तो मतलब अगर यही GMM के लिए लिखना हो, जैसे मान लो हमें लिख देता ग्राम, जैसे मान लो हमें लिखता ग्राम अणु भार, ग्राम अणु भार। तो ग्राम अणु भार का मतलब क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। तो जैसे उधर पे देखो H2 लिख देता तुम्हें, और इधर पे क्या लिखता, N2, इधर पे क्या लिखता, O2, और इधर पे क्या लिखता, Na। सोडियम तो सोडियम ही रहेगा, सोडियम थोड़ी Na2 बनता है, नहीं बनता है। तो अब इसके लिए ग्राम अणु भार का मतलब क्या होगा, ग्राम का मतलब क्या समझोगे, मोल, यानी 1 मोल अणु का भार, 1 मोल अणु का भार, लेकिन किस में, ग्राम में। तो कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 28 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम, और सोडियम का कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। तो अणु है तो अणु, ग्राम अणु भार, परमाणु है तो ग्राम परमाणु भार। ये तो सही है यहाँ तक। सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होगी तुम्हें जब क्वेश्चन में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन में तुम्हें हमेशा परेशान करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे तुम्हें क्वेश्चन में बोल दिया ऑक्सीजन परमाणु, क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया ऑक्सीजन परमाणु, या तुम्हें बोल दिया ऑक्सीजन, या तुम्हें बोल दिया ऑक्सीजन अणु, ऐसे टर्म बोलेगा और तुम्हें बहुत कंफ्यूज करेगा, ऑक्सीजन अणु। तो क्वेश्चन में बहुत लोग डर जाते हैं, करना कुछ नहीं है। जब तुम्हें ऑक्सीजन परमाणु बोले तो परमाणु मतलब O, क्या, ऑक्सीजन परमाणु मतलब O, इसका अणु भार कितना लोगे, 16। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अणु बोल दे तो ऑक्सीजन के बाद कुछ भी नहीं बोला है, ना तो अणु बोला है ना ही परमाणु, क्या, ऑक्सीजन के बाद ना ही अणु बोला है और ना ही परमाणु बोला है। तो जब ऑक्सीजन के बाद ना तो अणु बोले ना तो परमाणु, जैसे बोल दिया नाइट्रोजन, अब ना तो अणु बोला ना तो परमाणु, बोल दिया नाइट्रोजन के 500 मोल हैं। अब नाइट्रोजन में क्या लें, N ले या N2 ले सर, तो जब ना तो परमाणु बोले ना तो अणु, तो तुम्हें नेचुरल या प्राकृतिक अवस्था मान करके करनी है। अब बताओ नाइट्रोजन प्रकृति में कैसा पाया जाता है, नाइट्रोजन प्रकृति में N2 के रूप में होता है, हाइड्रोजन H2 के रूप में, ऑक्सीजन O2 के रूप में। तो जब सीधे ऑक्सीजन बोल दे, आगे कुछ ना बोले, ना तो अणु ना तो परमाणु, तो तुम उसका नेचुरल या प्राकृतिक अवस्था मानोगे, प्रकृति में कैसा पाया जाता है। ऑक्सीजन है तो O2 रहेगा, अगर नाइट्रोजन है तो N2 रहेगा, और अगर हाइड्रोजन है तो H2 रहेगा। तो जब ऑक्सीजन बोल दे या नाइट्रोजन बोल दे या हाइड्रोजन, परमाणु अणु कुछ भी ना बोले, तो प्रकृति में ये जिस अवस्था में पाए जाते हैं वो तुम्हें लिखना है। हाइड्रोजन H में नहीं मिलता है प्रकृति में, कैसा मिलता है, H2 के रूप में। नाइट्रोजन N के रूप में नहीं, N2 के रूप में मिलता है। और अगर मान लो ऑक्सीजन अणु बोल दिया या ऑक्सीजन परमाणु, तो ऑक्सीजन अणु का मतलब O2 लिखोगे, और अणु भार कितना लोगे, 32, अणु भार कितना लोगे, 32। तो ये मैं बता रहा हूँ, और तुम्हें जब भी ऑक्सीजन बोले प्राकृतिक अवस्था लोगे। ऑक्सीजन के लिए सभी के लिए अप्लाई है भाई, जैसे ऑक्सीजन की जगह बोल दिया हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अणु, तो यहाँ भी अणु भार कितना लोगे, 32। ये 3 बातें बहुत ध्यान से याद रखना। परमाणु बोला तो O लिखोगे, ऑक्सीजन बोला ना तो परमाणु ना ही अणु तो O2 लिखोगे, ऑक्सीजन अणु बोला यानी O2 पोटू कुछ भी नहीं, तो अणु बोला तो O2 लोगे, परमाणु बोला तो O लोगे। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन बोल दिया या सिर्फ नाइट्रोजन बोल दिया या सिर्फ हाइड्रोजन बोल दिया तो प्राकृतिक अवस्था मानोगे। सिर्फ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन बोला तो क्या मानोगे, प्राकृतिक अवस्था। क्या मानोगे बेटा, प्राकृतिक अवस्था।
यानी कि प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं ये लोग, ये ध्यान रखना। प्रकृति की अवस्था जो है वही तुम लोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये बात सभी को क्लियर है? अरे बोलो भाई, क्या ये बात सभी को क्लियर है? ये बात अगर सभी को क्लियर है तो दो टर्म और, क्या क्या? एक तो होता है एसटीपी। एसटीपी का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हिंदी में बोलते हैं मानक ताप और दाब। दूसरा तुम्हें क्या बोलता है? एनटीपी। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। हिंदी में बोलते हैं सामान्य ताप और दाब। ये ऐसा तुम्हें लिखा मिलेगा क्वेश्चन में, पहली बात। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ध्यान रखो। पहला तो ये हो गया। दूसरी बात तुमसे क्या बोल सकता है और कैसे बोल सकता है वो सुनना। दूसरी बात तुमसे बोल सकता है, दूसरी बात तुमसे क्या बोल सकता है वो सुनो। दूसरी बात तुमसे बोल सकता है, दूसरी बात तुमसे क्या बोलेगा वो सुनना। दूसरी बात, इसमें कुछ वैल्यू होती है बेटा, वो तुम्हें याद रखना है। क्या क्या? एनटीपी एसटीपी पर जनरली तुम्हें प्रेशर, दाब कितना लेना है? 1 एटीएम। ठीक है। तापमान टेम्परेचर कितना लेना है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। ठीक है। और यहाँ पर एक आता है आर। आर को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या सार्वत्रिक गैस नियतांक। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गैस नियतांक, आर को बोलते हैं। आर की 3 वैल्यू होती है बेटा, आपको तीनों याद रखना है, आगे बहुत काम आएंगी। एक होती है 1.98 कैलोरी, जिसको हम लोग लगभग में मान लेते हैं 2 कैलोरी, 1.98 को। दूसरी वैल्यू आर की क्या होती है? दूसरी वैल्यू आर की होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और जो तीसरी आर की वैल्यू होती है, वो आर की वैल्यू होती है 25/3 या 25/3 बोल दो, या 8.3 जूल बोल दो। ये आर की 3 वैल्यू होती है। क्या क्या? एक तो कैलोरी, एक लीटर एटीएम और एक जूल। हमें जो अभी इस चैप्टर में काम आएगा वो ये है लीटर एटीएम वाला, ये हमारे काम का है अभी इस चैप्टर में। बाकी तुम्हें ये भी याद रखना है क्योंकि ये भी यूज होंगे अगले चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये यूज होंगे, ये दोनों भी। तो अभी तो तुम्हें ये यूज होगा, बट तुम्हें तीनों याद रखना है। दाब किस में लोगे? एटीएम में। ताप कितना लोगे? 273.15 केल्विन। और यहाँ पर ये 25/3 8.3, 25/3 का ही आंसर आता है 8.3। क्लियर है ये बात सभी को? अगर ये बात सभी को क्लियर है तो हम लोग आगे की ओर चल सकते हैं। यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है भाई सभी लोगों को? जल्दी से जिनको स्क्रीनशॉट करना है जल्दी जल्दी कर लें, 5 सेकेंड का टाइम आपको दे रहे हैं। चलो ठीक है यार,
एक और कॉन्सेप्ट बता ही देते हैं। क्या? एक कॉन्सेप्ट और पढ़ ही लो। गैस के मोल व आयतन, गैस के मोल व आयतन में संबंध, गैस का मोल व आयतन में संबंध। सिंपल सा गैस के मोल और आयतन में हमें संबंध चाहिए, तो ये रिलेशन हम लोग निकालना चाहते हैं। किस पर ध्यान रखना? गैस के मोल और आयतन में संबंध। लेकिन ध्यान रखना तुम्हें क्वेश्चन में एनटीपी या एसटीपी दिया जाएगा, एनटीपी या एसटीपी दिया जाएगा। अगर ये नहीं दिया है तो फिर ये काम नहीं करोगे, फिर कुछ दूसरा। तो आदर्श गैस समीकरण एक होती है। क्या होती है? आदर्श गैस समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आदर्श गैस समीकरण होती है पीवी बराबर एन आर टी। क्या क्या? पीवी बराबर एन आर टी। पी क्या है? दाब। भी क्या है? आयतन। एन क्या है? मोल। आर गैस नियतांक और टी ताप। तो इसमें हम लोग सारी वैल्यू रख करके यहाँ पे आयतन का मान निकालते हैं कितना आता है। तो प्रेशर कितना लोगे बेटा? 1 एटीएम। वॉल्यूम हमको निकालना है, मोल कितना लोगे? 1। और आर की वैल्यू कितनी? 0.0821। ऐसे नहीं, रुको, हमें चाहिए वॉल्यूम ना, हमें वॉल्यूम चाहिए। तो V इज इक्वल टू आ जाएगा nRT/P। ठीक है, तो इधर से V इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ से n आ जाएगा कितना? n की वैल्यू मोल 1, R 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना? 273.15 डिवाइड 1। जब इसको सॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम आता है बेटा 22.4 लीटर। कितना? लेकिन अभी 1-2 साल पहले जेई में आया था, इसी को एग्जैक्ट वैल्यू तो देखो ये होती है 22.7 लीटर। ये है एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि वास्तविक है, ये वास्तविक या एग्जैक्ट है। और ये लगभग में है, लगभग। लेकिन हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन यही वाला करेंगे, लगभग वाला ही। ये कहीं कहीं पर जेई मेंस में जो 1-2 बार क्वेश्चन आया था अभी, वो इस पर आया था। लेकिन अधिकांश क्वेश्चन इस पर करेंगे। वॉल्यूम कितना आता है? 22.4 लीटर। इतना वॉल्यूम आता है, लेकिन 22.7 भी तुम्हें याद रखना है, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट करें और आगे की ओर फिर हम लोग चलेंगे। जल्दी से सभी लोग कर ले। 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो भाई, अब मोल का हम लोग फार्मूला पढ़ रहे हैं। मोल के 3 फार्मूले बता रहा हूँ, उस पर आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मोल के 3 फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, सभी लोग ध्यान देंगे और उससे फिर सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। मोल के मैं 3 फार्मूले बता रहा हूँ, ध्यान रखना। मोल के 3 फार्मूले और आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मोल के 3 फार्मूले, वो 3 फार्मूले पे अभी हम लोग देखना कम से कम 25-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलो, मोल का फार्मूला 3 देख लेते हैं। नंबर पहला, जब भार दिया हो, जब भार दिया हो तो मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। तो इसको हम लोग, ये तो हिंदी में है, इसको स्टैंडर्ड लिख लेते हैं एन। भार को लिखते हैं वेट और अणु भार को MW। ये पहला फार्मूला। नंबर दूसरा, क्या? नंबर दूसरा, जब अणु या
आयन की संख्या दी गई हो। जब अणु या आयन की संख्या दी गई हो तो उस टाइम पर मोल बराबर होता है अणु या आयन की संख्या, जिसको हम लोग व्यक्त करते हैं कैपिटल एन से, बटे अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या, और अवोगाद्रो संख्या को व्यक्त करते हैं एन ए से। तो यहाँ से फार्मूला क्या निकल के आएगा, मोल इज इक्वल टू एन बाई एन ए। और एन ए की वैल्यू तो सभी को याद होनी ही चाहिए भाई, कितना 6.022 इंटू 10⁻23। तीसरा, जब आयतन दिया हो, लेकिन ध्यान देना जब आयतन दिया हो कब, एसटीपी या एनटीपी पर, एसटीपी या एनटीपी पर। जब एसटीपी एनटीपी नहीं देगा तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से निकालोगे। एसटीपी एनटीपी दिया हो तभी ये फार्मूला यूज करोगे, और नहीं बोला हो एसटीपी एनटीपी तो पीवी इक्वल एनआरटी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोल बराबर आयतन बटे 22.4। तो इसको मोल की वैल्यू n होती है, आयतन भी बटे 22.4। लेकिन ध्यान देना बेटा, ये तब यूज करोगे जब लीटर में हो, जब वॉल्यूम लीटर में हो तब। और अगर मान लो लीटर में नहीं है, ml में है, भी किस में है, ml में, तो इसको लिख दोगे 22,400 ml। तो जब ये आयतन ml में हो तो ये यूज करोगे, लीटर में हो तो ये यूज करोगे। ये 3 फार्मूले, इस 3 फार्मूले में पूरे दुनिया के तमाम क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अब सुनना। तीनों फार्मूले एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि एक बार में लिखें तो n बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट बराबर n बाई Na बराबर v बाई 22.4, एक दूसरे के इक्वल हैं, कभी भी किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट चौथा फार्मूला क्या, तुमसे पूछेगा अणु की संख्या, अणु की संख्या। तो अणु की संख्या कैसे निकालोगे, सिंपल सा, ये बताओ ये क्या है, अणु या आयन की संख्या। तो इसका इधर गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, अणु की संख्या n बराबर हो जाएगा n इंटू एन ए। लास्ट आखिरी पांचवा, तुमसे पूछेगा परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला हम लोग बाद में सीखेंगे। तो परमाणु की संख्या n बराबर क्या होगा, n इंटू एन ए इंटू परमाणुकता। परमाणुकता, परमाणुकता क्या होती है, एक लाइन में समझ लेते हैं। परमाणुकता, परमाणुकता क्या होती है वो सुनना। परमाणुकता होती क्या है, परमाणुकता होती है किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। क्लियर है भाई। कैसे सर, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल देखो इधर, जैसे हमें दे दिया HNO3, तो इसमें कितने परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन कितने, 3। तो कितने परमाणु हो गए, 5। जैसे हमें लिखा है अमोनिया, इसमें कितने परमाणु हैं, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, कितने परमाणु, 4। उसी तरह हमें दे रखा है CH4 मेथेन,
इसमें कितने परमाणु, एक कार्बन और 4 ऑक्सीजन, तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो कितने परमाणु हो गए, 5। जैसे अगर हमने अगला दिया है ऐसे Al2SO4 का होल थ्राइस, अब इसमें कितने परमाणु हैं, तो देखो एल्यूमिनियम के कितने हैं, 2 प्लस सल्फर के 1 ऑक्सीजन के 4, तो सल्फर और ऑक्सीजन के मिला के कितने हो गए, 5, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 15। तो कुल परमाणु कितने हो जाएंगे, 17। भाई सल्फर के 1 ऑक्सीजन के 4, तो सल्फर के 1 ऑक्सीजन के 4 कितने हो गए, 5, और 3 से मल्टीप्लाई तो 15 और 2 17। उसी तरह अगला तुम्हें दे दिया AlOH का होल थ्राइस, इसमें कितने परमाणु, तो एल्यूमिनियम का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन का 1, कितने हैं, 3, तो 2 तो अंदर में है, 2 का 3 से मल्टीप्लाई तो कितने हो जाएंगे, 6, तो कुल कितने, 7। तो जो परमाणु हैं उन्हीं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणुकता। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसको सभी लोग जल्दी स्क्रीनशॉट कर लें। 1 2 3 4 5। चलो भाई आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग सभी लोग यहाँ तक पढ़ के आएंगे, इम्पॉर्टेंट पूरा चीज़ है। कल हम लोग ये जितने फार्मूले पढ़े हैं 5, इन पर बहुत सारे कम से कम 20 से 25-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार होके आइएगा और ये सारा चीज़ पढ़ के आइएगा। एक से एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक एक बार सभी लोग ज़रूर पढ़ के आना। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी लोग मस्त मज़े से पढ़ना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो, या टेलीग्राम पर हमारा अपना ग्रुप है केम जीनियस करके, टेलीग्राम पर ग्रुप है केम जीनियस, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐड हैं। जो नहीं ऐड हैं वो लोग ऐड हो जाएंगे। वहाँ पर आपको मैं प्रैक्टिस के लिए पेपर भी दे दूंगा और यहाँ पर मैं क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करवाऊंगा ही, कुछ आप भी पेपर मैं दे दूंगा, आप वहाँ पे प्रैक्टिस करना। कोई डाउट होगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे यहीं पर। तो आज का लेक्चर सभी को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। कल हम लोग मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर।